हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के टॉपिक को। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस तक किए थे, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के टॉपिक को। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसे अगर मेरे पास में क्या है कि एक मेरे पास में बकेट है, ठीक है, और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रिएक्टेंट डाल दिया, ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डाल दी। अब अगर एक रिएक्टेंट आकर के दूसरे रिएक्टेंट के साथ में कोलाइड करता है तो हमारे ये दोनों क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो एक साथ कितने ऐसे मोल्स की ज़रूरत है प्रोडक्ट को फॉर्म कराने के लिए, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास में 3 नंबर ऑफ मोल्स मेरे को चाहिए कि वो एक साथ कोलाइड हो जाएं तब जाके मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी निकल जाती है 3। अगर एक मॉलिक्यूल ही आपस में अपना कोलाइड होकर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके हमें मॉलिक्युलरिटी देता है तो वहाँ पर मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाती है, हमारे पास में 2 निकल करके आती है। तो ये चीज़ हमारे पास में क्या है, मॉलिक्युलरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि कितने द नंबर ऑफ एटम्स और स्पीशीज कोलाइडिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर कुछ मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के लिए एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन को देखेंगे, बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन को देखेंगे एंड ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन को देखेंगे। होता क्या है कि हमारे पास में ट्राई से ज़्यादा एक साथ नहीं निकलती मॉलिक्युलरिटी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, एक हम लोग इसको काफ़ी अच्छे एग्जांपल से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिमॉलिक्युलर का मतलब क्या है, जब एक मोल ही हमारा जा रहा हो। बायोमॉलिक्युलर का मतलब है जब हमारे मिनिममली 2 तो कोलाइड करें तभी प्रोडक्ट बने। ट्राई का मतलब क्या है कि मिनिमम 3 कोलाइड करें तब जाके हमारा प्रोडक्ट बने। टेट्रा का मतलब क्या होगा कि हमारे 4 कोलाइड्स कर जाएं जब जाके हमारा प्रोडक्ट बने। तो ये चीज़ हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं, तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं। सो आइए अब हम लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं, टाइप्स को समझते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन आपसे पूछ जाते तो आप डायरेक्टली बोलेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन हमारी 3 टाइप्स की हो सकती है। बेसिकली ये टाइप्स नहीं है कि अगर हमारे पास में क्या है, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है, तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी होगी जो कि कोलाइड कर रही होगी। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक एटम होगा जो कि क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसको दूसरे किसी एटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट का। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में NH4NO2। अब ये क्या हो रहा है, हमारा डिकम्पोज हो रहा है। मतलब क्या है, हमारे पास में इस तरीके से NH4NH2 था एक एटम इसका, ये अपने आप ही डिकम्पोज होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, N2O और H2O के अंदर। तो यहाँ पर इसको किसी दूसरे एटम या दूसरे स्पीशीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन बोलते हैं। बायमॉलिक्युलर रिएक्शन के लिए क्या है, देखो आप यहाँ पर कि HI के 2 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तब जाकर वो H2 और I2 बनाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं एब्रीविएशन से। देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है HI का, दूसरा मॉलिक्यूल है HI का, ठीक है। तो ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में करते हैं कोलाइड। कोलाइड करने पर ये बना रहे हैं H2 और I2। तो जैसे ही दोनों कोलाइड करते हैं तो इनमें क्या होता है कि हमारा ये H है और ये I है, इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है। पहले तो ये HI का बॉन्ड बना हुआ था, बट क्या होगा, ये वाला जो H है ये इसके साथ हल्का हल्का सा बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर H के बीच में बनेगा, I के बीच में बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा एंड ये वाला वीक होता चला जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, ये वाला वीक हुआ, तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में 2 प्रोडक्ट बना लेंगे। ये बना लेगा H2 और ये बना लेगा I2। यहाँ पर क्या हुआ, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए HI के, H2 बना, I2 बना, ठीक है। तो ये आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, इस वजह से इसका नाम हो जाता है बायमॉलिक्युलर रिएक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राई मॉलिक्युलर या टर्म मॉलिक्युलर। ये एक ही आपका मतलब, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन या फिर टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन। इसके लिए क्या है, हमें 3 स्पीशीज़ की ज़रूरत होती है, 3 एटम्स या 3 आयन्स की हमें नीड होती है। यहाँ पर हमारे पास में 2NO + O2 = 2NO2।
इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में NO के 2 एटम्स आए, ठीक है, और O2 का एक मॉलिक्यूल आए, ठीक है, बेसिकली NO के 2 मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल, तीनों आपस में कोलाइड कर जाएं, तब जाके हमारे पास में 2 NO2 के मॉलिक्यूल हमें मिले, ठीक है, एक NO2 का मॉलिक्यूल मिल जाए और एक और NO2 का मॉलिक्यूल मिल जाए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वहाँ पर कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, फ़र्क हमें किस चीज़ से पड़ रहा है कि रिएक्टेंट पे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट पे 3 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए तो इसका नाम हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट पे 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए तो इसका हो गया बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ पर हमें किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये हमारा हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास में 4 भी मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के कोलाइड कर सकते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, अब उसको एक ढंग से समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे 4 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने का मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैंने बोला ना कि 4 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो 4 का मतलब है कि चारों आपस में एक पर्टिकुलर टाइम पर आएँ और आपस में एक साथ कोलाइड करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं। अगर आप पूरे रिएक्शन में देखोगे तो छोटे बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल को तो आप अपने आप में ये तो हमेशा ही पॉसिबल है क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो कर ही सकता है। आपके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं, ये चीज़ भी पॉसिबल है। 3 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही टाइम पे उसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिले, ये चीज़ पॉसिबल है बट हल्की। बट एक साथ अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का आप सोच रहे हो कि इसमें अगर इस बकेट में डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल है, A B C D E, ठीक है, फिर आपका हो गया A, नेक्स्ट आपका B मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट आपका C है, नेक्स्ट आपका D है, तो A जाहिर सी बात है A कभी C से मिल सकता है, A कभी D से, A कभी B से मिल सकता है। बट क्या आप ये कह सकते हो कि A की पोजीशन पर मेरे को A भी आ जाए, B भी वहीं आ जाए और वहाँ पर मुझे C भी मिल जाए और वहाँ पर D भी एक साथ मिल जाए? ये चीज़ पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। इसको हम लोग अगर एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल से, तो वो एक स्टोरी टाइप से हम लोग इसको समझते हैं। एक बार मैं आपको वो चीज़ भी बता देती हूँ। एक स्टोरी टाइप से हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास में सपोज करिए एक फ्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड है A, यहाँ पर फ्रेंड है B। अगर ये लोग आप अपने अपने घर से निकलते हैं तो कोइंसिडेंटली ये लोग आपस में मीट कर सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मतलब A भी अपने घर से निकला और B भी अपने घर से निकला और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी मार्केट के अंदर A और B एक दूसरे से मिल गए, तो इसके चांसेस है 2 फ्रेंड थे आपस में मिल गए, ठीक है, तो इसका कोइंसिडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। बट अगर मैं बोलूँ कि उसी टाइम पे C भी अपने घर से निकला और वो भी सेम मार्केट के अंदर पहुंचा, तो A B C मिल गए, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, हाँ मिल गए, 3 हो सकता है कोइंसिडेंट। बट अगर मैं उससे बोलूँ कि D भी उसी टाइम पे अपने घर से निकला, E भी उसी टाइम पे अपने घर से निकला और पता नहीं किसी को भी कि 5 को मार्केट जाना है, तो इतना तगड़ा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तो यही चीज़ मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। जब आपके पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक साथ में 4 मॉलिक्यूल मिल जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा होना बहुत ही इम्पॉसिबल सा रहता है। तो इस वजह से अगर आपको किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा दिखती है तो जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी और वो छोटे छोटे डिफरेंट रिएक्शंस में प्रोसीड हुई होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। सो जैसा अभी हमने समझा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, बहुत ही कम चांसेस है कि एक साथ 4 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर जाएं। तो अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ इस रिएक्शन की, तो आप लोग बोलोगे कि फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप देखोगे 1 मोल तो है KCl3 का, 6 मोल्स आ रहे हैं FeSO4 के, 3 मोल्स आ रहे हैं H2SO4 के, तो आप बोलोगे कि 10 मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से कोलाइड कर गए, तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुई। जब मैंने आपसे बोला कि ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती और यहाँ पर है 10 मॉलिक्यूल्स, तो इसको प्रोसीड क्यों हुआ इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो क्या होगा, इस वाले स्टेप के अंदर आपकी ये रिएक्शन एक स्टेप पे पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टेप के अंदर KClO3 का मॉलिक्यूल आया होगा और 6 FeSO4 के मॉलिक्यूल आए होंगे और 3 H2SO4 के मॉलिक्यूल आए होंगे, कोलाइड हो गए होंगे, रिएक्शन एक स्टेप में कन्वर्ट हुई होगी। नहीं, यहाँ पर रिएक्शन क्या है, छोटे छोटे सीक्वेंसेस में चलती है कि पहले कुछ कन्वर्ट हुआ होगा, पहले A से B में गया होगा, फिर उस B की हेल्प से हमने C में गए होंगे, फिर उस C की हेल्प से D को ऐड करके हम लोग E में गए होंगे। इस तरीके से रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप छोटे छोटे स्टेप में देखोगे तो क्या होती है। देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1, A से B में डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, B से C में कन्वर्ट हुआ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1, फिर C ने किसी D के साथ कन्वर्जन करके E बनाया है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2। तो ये क्या है, ये बड़ी सी जो दिखने वाली रिएक्शन है जो कि हमें लग रही है कि 10th ऑर्डर की हो सकती है,
ये रिएक्शन एक स्टेप में पॉसिबल नहीं होती है, छोटे छोटे सीक्वेंसेस में चलती है। इस वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो जो भी रिएक्शन आपको दिखे जिसकी मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 हो जनरल केसेस में, वो आपके पूरे हाईली चांसेस है कि वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो भी आपको दिखे जिसकी मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 निकल करके आए, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हमारी प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो ये हमने समझा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो ये रिएक्शन हमें लग रही थी 10th ऑर्डर की, मगर ये निकली हमारी किसकी, सेकेंड ऑर्डर की। अब हम बात करते हैं कि अब इतने सारे जो स्टेप हो रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर, 1 2 3 4, तो रिएक्शन का जो रेट है, जो ऑर्डर है, वो कौन से वाले स्टेप से पता चलेगा, क्योंकि ऑर्डर तो इसका 2 है, तो वो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि 1 से नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारी छोटे छोटे रिएक्शन में हो रही है, बट फिर कौन से वाले रिएक्शन को लेके मैं उसका ऑर्डर निकालूं, ये चीज़ एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा स्टेप लेना है। तो अगर आप सपोज करो आपकी कोई भी रिले रेस हो रही है, रिले रेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में इस तरीके से होता है कि एक इंसान यहाँ से भाग रहा होता है, तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे अलग अलग इंसान खड़े होते हैं, मतलब एक ही टीम के अलग अलग मेंबर खड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन है। तो रिले रेस के अंदर क्या होता है, अगर कि एक इंसान यहाँ से शुरू करता है तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भागता है एंड जो भी हाथ में होता है उसको दूसरे इंसान को दे देता है। देन आपका दूसरा इंसान लेके उसको भागता है, पहला इंसान वहीं पर खड़ा हो जाता है, दूसरा इंसान इसको लेके भागता है, तीसरे इंसान को दे देता है, तीसरा इंसान उसको लेके भागता है, दूसरा वहीं पे खड़ा हो जाता है। फिर सिमिलरली ऐसे चौथा चलता है, पांचवा चलता है। ठीक है, तो अब ये पूरी टीम कितने टाइम के अंदर इस रिले रेस को फिनिश करेगी, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो किस पे डिटरमाइन करेंगे हम लोग। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है तो हम इसको छोड़ ही देंगे, तो फास्ट भागेगा, बट जो रेट होगा, स्पीड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी कि स्लो वाला जो इंसान है, जो इस पूरी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट पर्सन है, वो कितना तेज भाग सकता है, उसी के ऊपर पूरी स्पीड डिपेंड हो जाएगी कि अगर हमारे पास में जो स्लोएस्ट पर्सन है ये तेज भाग लिया तो हमारी टीम जीत सकती है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, स्लोएस्ट पर्सन वाला है। यहाँ से ये चला, ये तो फास्ट चला, ये भी फास्ट चला, समझो ये स्लो है, तो ये काफ़ी स्लो अगर चलेगा तो हमारी जो पूरी टीम की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। बट अगर ये तेज चलने लगा तो पूरी टीम की स्पीड तेज हो जाएगी। तो जो पूरी की पूरी स्पीड है वो फास्ट पर्सन पे डिपेंड नहीं करी, वो किस पे डिपेंड करी, स्लोएस्ट पर्सन पे। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, अगर कोई हमें बिल्डिंग वगैरह बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर सारे बंदे फास्ट काम कर रहे हैं और कोई एक ही बंदा अगर स्लो काम कर रहा है, तो फास्ट वाले अगर अपना काम निपटा भी लेंगे तो स्लो वाला तो करता ही जाएगा। तो जो टाइम लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, वो हम स्लो के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं कि फास्ट वाले जो रिएक्शंस है वो तो हो गई अपने आप, उन्होंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, बट जो स्लोएस्ट ऑफ रिएक्शन होगी वो चलती चली जा रही है, तो उस स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग टाइम डिटरमाइन करते हैं। और इसी वाली रिएक्शन के लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन से बनी है, तो उसके लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अभी हम इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं होती है। अगर ग्रेटर देन 3 आपको दिख जाए तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि रिएक्शन हमारी कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और क्योंकि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस में पॉसिबल हो रही होगी। जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस में कौन सा वाला रेट डिटरमाइन करेगा, वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, और स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर क्या होगा, वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमें पता चलेगा। तो ये 10th ऑर्डर दिखने वाली रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर निकली। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्टेप रहा होगा जो कि स्लो होगा और उसकी ऑर्डर हमारा सेकंड होगा। तो आइए अब इसको एक H2O2 के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए अब हम लोग देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बड़ी सी जो रिएक्शन होती है वो छोटे छोटे रिएक्शंस के स्टेप में हो रही होती है। तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, जो भी हमारा सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप जाएगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन का, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड चेंज हो रहा है H2O + O2 के अंदर एक एल्कलीन मीडियम के अंदर, और यहाँ पर हमारा I नेगेटिव क्या है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, आपको देखना है बस और बस इसकी मॉलिक्युलरिटी को। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हम ये चेंज कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली H2O2 आए होंगे दो और दोनों H2O2 एक दूसरे के साथ में कोलाइड हुए होंगे और हमारा H2O का मॉलिक्यूल, एक और H2O का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया होगा। तो ये चीज़ जो हम सोच रहे हैं ऐसी पिक्चर हमारे पास में है, बट लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि जो हमारे पास में H2O2 है, क्योंकि हमने एक I नेगेटिव यहाँ पर कैटलिस्ट भी दिया हुआ है आयोडाइड आयन, तो आयोडाइड आयन क्या करता है हमारे पास में H2O2 नेगेटिव इस I नेगेटिव के साथ में सबसे पहले कोलाइड करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाता है IO नेगेटिव। ठीक है, H2O भी बनता है बट उसका हमें काम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को कोलाइड करा के एक इंटरमीडिएट बनाते हैं IO नेगेटिव। फिर ये IO नेगेटिव क्या करता है, क्योंकि हमारे पास में दो मॉलिक्यूल हैं H2O2 के, यहाँ पर हमारे पास में दो मॉलिक्यूल थे H2O2 के, एक से तो ये कोलाइड हो गया। अब एक और मॉलिक्यूल जो है H2O2 का बचा हुआ वो आएगा और इस IO नेगेटिव के साथ में कोलाइड करेगा। जैसे ये H2O2 इस IO नेगेटिव के साथ में कोलाइड करेगा तो हमारे पास में क्या बन करके आता है, एक और H2O का मॉलिक्यूल, एक I नेगेटिव का जो आयन हमने ऑलरेडी लिया था वो जो हमारा यहाँ पर यूटिलाइज हुआ था वो वापस से यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करता है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। कैटलिस्ट क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को फास्ट बना देता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, बट लेकिन खुद ना तो उसमें यूटिलाइज होता, जितना हमने यहाँ पर I नेगेटिव को यूटिलाइज किया था IO नेगेटिव बनाने के लिए उतना का उतना ही हमें I नेगेटिव यहाँ पर वापस देखने को मिल गया। बाकी हमारे पास में क्या निकलेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। तो आप देखो नेट रिएक्शन क्या हुई, सबसे पहले H2O2 आए और वो I नेगेटिव के साथ में कोलाइड होकर H2O प्लस IO नेगेटिव बनाया। IO नेगेटिव एक इंटरमीडिएट है यहाँ पर। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे रिएक्टेंट ने कैटलिस्ट के साथ मिल करके एक इंटरमीडिएट बनाया। ठीक है, और फिर ये इंटरमीडिएट क्या करेगा और आगे रिएक्शंस के साथ मिल करके अपने प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट मिले, इन्होंने आकर के इंटरमीडिएट बनाया। इस इंटरमीडिएट ने क्या किया, दूसरे और रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करके आगे अपने प्रोडक्ट्स निकाले। तो जितना कैटलिस्ट हमें मिलता है उतना ही हमें वापस से बाहर भी मिलता है और सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी किस तरीके से ये वाली रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन का पूरा स्पीड है वो कौन से वाले स्टेप से डिटरमाइन हुई है। तो अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रेट है इस वाली रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा का सारा। क्यों? क्योंकि जितने फास्ट आपके ये IO नेगेटिव के आयन बन जाएंगे उतने फास्ट ये आगे रिएक्ट कर लेंगे एंड उतना फास्ट हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पूरा का पूरा स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि IO नेगेटिव जो इंटरमीडिएट है वो कितना फास्ट बनेगा, और वो IO नेगेटिव इंटरमीडिएट कौन से वाले स्टेप पे बन रहा है, वो हमारा इस फर्स्ट स्टेप के अंदर बनता है। यहाँ पे आकर के हम लोग IO नेगेटिव बनाते हैं और वो जितना फास्ट बनेगा उतने फास्ट हमारी ये रिएक्शन होती चली जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। अब ना कुछ हमारे पास में कंक्लूजन आते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी को लेके। मतलब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्या रिएक्शन है। तो वो जो पूरा का पूरा कंक्लूजन है वो हम लोग अभी देख लेते हैं इसको जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो आइए चलिए अब हम इसको देखते हैं एक बारी। सो आइए अब हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है उसको देख लेते हैं, और ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से अब क्लियर हो जाएंगी एंड देन हमारा ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था सबसे पहले वाले पार्ट में कि जो ऑर्डर है वो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आपसे मैंने कहा था कि हमारे पास में रेट की इक्वेशन क्या होती है, कि a⁻x b⁻y, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो x और y है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन के मोल पर ही डिपेंड करें, ये हमारे एक्सपेरिमेंटली निकल सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा होता है x+y। तो अगर हमारा x और y एक्सपेरिमेंटली निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा उनका सम भी एक्सपेरिमेंटली निकलेगा एंड देन हमारा ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। आप डायरेक्टली रिएक्शन को देख के ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर ये होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर है वो 0 या फ्रैक्शन हो सकता है। मैंने आपसे बोला था कि ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, आपका कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकता है ऑर्डर। तो ऑर्डर तो आपकी रिएक्शन का कुछ भी हो सकता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही हूँ
तो अगर मेरा रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की पावर 0 हो जाए, जो एक्स वाई है हमारे पास में उनकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। तो ए रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो रेट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको 0 ऑर्डर बोलते हैं। तो हमारा ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट लेकिन जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी होती है वो 0 या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या था, मॉलिक्युलैरिटी का मतलब है कितने एटम्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना देंगे। अगर मैं बोलूँ कि 1 एटम एक अपने आप को डिकम्पोज करके प्रोडक्ट बना सकता है, 2 एटम कोलाइड करके बना सकते हैं, 3 एटम कोलाइड करके बना सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि 0 एटम कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना है तो 0 एटम का कोलिजन का मतलब ही नहीं, ठीक है। 0 एटम का कोई मतलब नहीं है, 0 एटम मतलब कोई भी एटम नहीं होना और तब जाके उसकी मॉलिक्युलैरिटी निकलना, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मॉलिक्युलैरिटी कभी भी 0 नहीं होती, और साथ के साथ मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन भी नहीं होती। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि आपका एक मॉलिक्यूल निकला, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, क्या आप कभी ये कह सकते हैं कि हमारा हाफ मॉलिक्यूल आया और वो कोलाइड हो गया, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपका अगर H2O का मॉलिक्यूल है तो वो हाफ में निकल करके हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन में हमारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ऑर्डर है। ऑर्डर आपका एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑर्डर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन अगर एक स्टेप में जा रही है, आप उसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में जा रही है, तो आप उसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट लेकिन जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की निकलती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आपके एटम्स हो जाते हैं वो >3 निकल करके आते हैं, जो हमने अभी FeSO4 का एग्जाम्पल लिया था। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलैरिटी का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। मॉलिक्युलैरिटी का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केसेस में ही निकल करके आता है। तो ऑर्डर आप एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन में निकाल सकते हैं, मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस में निकलती है। नेक्स्ट हम लोग ने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप से ही निकल सकता है। तो जो ऑर्डर है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए मेरे पास में बहुत सारे स्टेप आ रहे हैं और इनमें एक स्लोएस्ट स्टेप है। मान लिया मैंने जो सेकेंड स्टेप है वो है स्लोएस्ट स्टेप। आप क्या करो, अपने उस स्लोएस्ट स्टेप को उठाओ और उसकी मॉलिक्युलैरिटी फाइंड आउट कर दो। मॉलिक्युलैरिटी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एटम्स को काउंट करना है। तो आप अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस आ रही हैं उनके अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर जा करके उसकी मॉलिक्युलैरिटी को फाइंड आउट करो, और जो आपकी मॉलिक्युलैरिटी निकलेगी वही उस पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकल करके आएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनके अंदर काफ़ी सारे सीक्वेंसेस होते हैं। उन सीक्वेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, स्लोएस्ट स्टेप फाइंड आउट करना है और उस स्लोएस्ट स्टेप की आपको मॉलिक्युलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और जो मॉलिक्युलैरिटी निकल करके आएगी वही उस पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकल करके आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि जो मॉलिक्युलैरिटी है स्लोएस्ट स्टेप की वो इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं, बहुत ही जनरल केसेस में देखा गया है कि जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनका जो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी है वो बहुत सारे केसेस के अंदर क्या निकल करके आता है, इक्वल निकल करके आता है, मगर लेकिन बहुत सारे जनरल केसेस के अंदर ये बिल्कुल फिक्स केसेस नहीं है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमारे इक्वल निकल करके आए थे, तो ये आ भी सकता है इक्वल और नहीं भी आ सकता इक्वल। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक हम लोगों ने ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी को अच्छे से समझा एंड ये हमारा टॉपिक कवर हो गया यहाँ तक ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी का। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, देन फर्स्ट के लिए देन सेकंड के लिए, बट मॉलिक्युलैरिटी का जो पार्ट है वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी को अच्छे से समझा। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन को एनसीईआरटी में से डिस्कस करेंगे तो आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप ए एंड बी को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट को फॉर्म करा रहे हो। तो ए और बी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है और आपको ये रेट एक्सप्रेशन गिवन है। रेट एक्सप्रेशन क्या है, के ए रेज़ टू द पावर हाफ बी रेज़ टू द पावर 2। आपको यहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने अभी रेट एक्सप्रेशन जब हमने निकाला था तो हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका रेट एक्सप्रेशन में किस तरीके से लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज़ टू द पावर एक्स बी रेज़ टू द पावर वाई। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल करके आएगी, x की वैल्यू हमारे पास में निकल करके आएगी हाफ, और y की वैल्यू हमारे पास में निकल करके आएगी 2। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, x प्लस वाई। तो ये हमारे पास में हो जाएगा हाफ प्लस 2, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 5/2, और ये हमारे पास में आ जाएगा 2.5। तो इसका आंसर हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा था, ये हमारे पास में आ गया 2.5 निकल करके। एक और क्वेश्चन मॉलिक्युलरिटी का देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 को। इसमें आपको क्या गिवन है कि हमारे पास में रिएक्शन हो रही है x से y की तरफ जा रहे हैं, तो x हमारा रिएक्टेंट है और y हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो x हमारा रिएक्टेंट है, y हमारा प्रोडक्ट है। आपको क्या गिवन है कि इनिशियली मेरे x का अमाउंट x था, थोड़े टाइम बाद x का अमाउंट 3x हो गया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y पे क्या डिपेंडेंसी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y फाइंड आउट करना है। और आपको क्या गिवन है कि जो रिएक्शन हो रही है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो अब यहाँ से पहले हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो रेट हम लोग लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स, यहाँ पर रिएक्टेंट हम लिखते हैं, तो रिएक्टेंट सिर्फ एक है तो जाएगा x रेज टू द पावर समथिंग मेरे को चाहिए, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ पर आपको गिवन है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो मेरा 2 है, तो रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। अब जो रेट है पूरी हमारी रिएक्शन का, वो रेट हमारा क्या है पूरी रिएक्शन का, वही हमारा रेट है y के फॉर्मेशन का। तो आपको अगर रेट निकालने आप तो वही आपका y के फॉर्मेशन का निकलेगा। तो इनिशियली हमने मान लिया पहली इक्वेशन के लिए जब हमारे x की वैल्यू थी x, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी k x का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपने थोड़े टाइम बाद x को कर दिया 3x, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू k, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x और इसका स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू k। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू एक्स स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 9kx स्क्वायर। इक्वेशन 1 में आप देखो तो kx स्क्वायर की वैल्यू थी r, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 9r। r से आप देख सकते हो कि जो आपका बाद वाला r डैश है वो क्या हो गया 9 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y है तो वो क्या होगा, अगर इनिशियली मेरा y था तो थोड़े टाइम बाद हमारा y 9y हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। हम लोग लिखेंगे कि रेट हमारा 9y टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आज की वीडियो में हम लोगों ने जो भी चीज़ों को समझा वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हमने ऑर्डर देखा, मॉलिक्युलरिटी देखा एंड उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग लेक्चर टिल एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।